नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तुषार है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीवियर मेंटल इलनेस होता है जो लगभग 1 से 2% लोगों को प्रभावित करता है। इसके सिम्टम्स और इसका सीवियरिटी हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, लेकिन इस बीमारी के कारण व्यक्ति का जीवन एक नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। केवल व्यक्ति ही नहीं, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त, उनके काम, उनका पूरा सामाजिक जीवन इस बीमारी के कारण से एक नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपके मन में ऐसे प्रश्न बार बार आते होंगे कि ये किस प्रकार का बीमारी होता है, ये क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है। मूड का अर्थ होता है कि हमारे मन में आने वाली इमोशंस या भावनाएं, जैसे कि खुशी का अनुभव करना, दुख या निराशा अनुभव करना, गुस्सा अनुभव करना, ये सब हमारे मूड स्टेट्स हैं। तो मूड डिसऑर्डर हम तब कहते हैं जब किसी व्यक्ति को एक लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में कोई इमोशन का अनुभव होता है बिना किसी कारण के या फिर कोई छोटी सी बात पर। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक बिना किसी कारण के उदासी का अनुभव करता है या फिर बिना किसी कारण के एक लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में खुशी का अनुभव करता है, तो फिर हम कहते हैं कि उसको मूड डिसऑर्डर है। तो मूड डिसऑर्डर भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, जिसके बारे में हमने पहले से एक वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उस प्रकार से बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, और 2 प्रकार के मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे साइक्लोथाइनिया और डिसथाइनिया, जिसके बारे में हम आगे फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को एक एपिसोडिक पैटर्न में परेशानी होती है। एपिसोडिक का अर्थ यह है कि बीमारी एक साथ लंबे समय तक नहीं चलती है, बल्कि कुछ महीनों के लिए परेशानी होती है, फिर कुछ समय के लिए व्यक्ति ठीक रहता है और फिर वापस से परेशानी होती है। तो इसको हम एपिसोड्स कहते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में कुल मिला के 4 प्रकार के एपिसोड्स देखे जाते हैं: डिप्रेसिव एपिसोड्स, हाइपोमेनिक एपिसोड्स, मेनिक एपिसोड्स और मिक्स्ड एपिसोड्स। तो चलिए हम इनको एक एक करके समझते हैं। मैनिक एपिसोड्स क्या होते हैं? मैनिक एपिसोड्स में एक व्यक्ति को 1 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय के लिए लगातार उनका मन या तो खुश रहता है, अत्यधिक मात्रा में खुश रहता है, या फिर उनका मन बहुत गुस्से में रहता है और उन्हें चिड़चिड़ापन का अनुभव होता है। तो ये जो मन खुश रहता है उसके साथ कुछ और लक्षण भी देखे जाते हैं, जैसे कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनको नींद की ज़रूरत नहीं है, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती के अनुभव होते हैं, बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं, एक जगह पे स्थिर होकर बैठ नहीं पाते हैं, बहुत चंचल होते हैं, घर के अंदर या बाहर घूमते रहते हैं। इसके साथ वो बहुत सारी बातें करते हैं, लगातार बातें करते रहते हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने लगते हैं, पड़ोसियों के घर बिना कारण के जाते हैं, लोगों के काम में इंटरफेयर करते हैं। साथ ही कभी कभी उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पावर है, बहुत ताकत है, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना है, उठना बैठना है, ऐसे भ्रम भी उनको हो सकता है। मीनिया में व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करते हैं, जैसे बहुत सारा पैसा का इन्वेस्टमेंट कर देना, बहुत सामान खरीद लेना, या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर देना, बहुत तेज़ गति में गाड़ी चलाना, सेक्स के लिए मन में विचार बढ़ जाते हैं। तो ये सारे लक्षण मीनिया के लक्षण होते हैं। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर में हाइपोमेनिया के एपिसोड्स भी देखे जाते हैं। हाइपोमेनिया के एपिसोड्स में बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे ही लक्षण दिखते हैं, लेकिन उसका सीवियरिटी बहुत कम होता है, जिसके कारण से मरीज को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हाइपोमेनिया में मन थोड़ा सा खुश या चिड़चिड़ा रहता है, उनका नींद नॉर्मल से थोड़ा कम होता है, लेकिन उनके कामकाज ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, वो चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेसिव एपिसोड्स भी देखे जा सकते हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति का मन एक लंबे समय के लिए, यानी कि 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय के लिए उदास रहता है, उनको किसी काम में मन नहीं लगता है, उनको किसी काम में मज़ा नहीं आता है, शरीर में थकान का अनुभव होता है, उनकी नींद में और भूख में प्रॉब्लम्स होती है, साथ में उनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनको लगता है कि भविष्य में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, उनका कंडीशन, उनके प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। कुछ मरीजों को अटेंशन कम हो जाता है, साथ ही लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है,
मरीजों को सुइसाइड के थॉट्स आते हैं, बहुत सारे लोग सुइसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन के अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर में एक और एपिसोड देखा जाता है जिसको कहते हैं मिक्स्ड एपिसोड। मिक्स्ड एपिसोड्स में मेनिया और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स मिलते हैं। इसको डायग्नोज करना इसलिए मुश्किल होता है और ये बहुत ज़्यादा उन मरीजों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 1। इसमें व्यक्ति को डिप्रेशन के एपिसोड्स आते हैं और फिर साथ में मेनिया के एपिसोड्स भी आते हैं। दूसरा होता है बाइपोलर टाइप 2, जिसमें व्यक्ति को डिप्रेशन के एपिसोड्स के साथ हाइपोमेनिया के एपिसोड्स आते हैं। एक और होता है रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। रैपिड साइक्लिंग का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति को महीने में 4 या 4 से ज़्यादा एपिसोड्स आते हैं तो हम कहते हैं उनको रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। ये किसी को भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। लगभग 1 से 2% लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता ही है, लेकिन ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उनमें ये बीमारी होने की संभावना 10 से 15% होता है। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता दोनों को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उनमें 10 से 50% तक संभावना होती है बाइपोलर डिसऑर्डर होने की। आमतौर पे ये बीमारी 15 से 30 साल के बीच में देखा जाता है। कभी कभी छोटे बच्चों में भी पाया जाता है और कभी कभी 40, 50 या 60 साल की उम्र में भी पाया जा सकता है, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों में 15 से 30 साल के बीच ये बीमारी पाया जाता है। चलिए अभी हम समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो कि जेनेटिक हो सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये न्यूरोकेमिकल चेंजेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं और साथ ही में अगर कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया, जैसे कि कोई तनाव आ गया या फिर कुछ दिनों के लिए कोई व्यक्ति किसी कारण से सो नहीं पाए, कोई नशा का सेवन करते हैं, तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के कारण बाइपोलर डिसऑर्डर प्रेसिपिटेट हो सकता है और ये बीमारी शुरू हो सकता है। तो अभी हम समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस के कारण से होता है, लेकिन इसका डायग्नोसिस के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं एडवाइस किया जा सकता है। कोई भी सीटी स्कैन या एमआरआई से बाइपोलर डिसऑर्डर का पता नहीं चलता है। इसका डायग्नोसिस किया जाता है इंटरव्यू के बेसिस पे। एक साइकेट्रिस्ट इंटरव्यू करने के बाद, आपके लक्षणों के बारे में पूछने के बाद, उनको समझने के बाद बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को जल्दी पहचानना और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला, बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीजों में सुइसाइड का रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसका इलाज सही समय पे कराना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज अगर सही समय पे नहीं कराया जाए, अगर एक लंबे समय तक 10 साल 20 साल तक इलाज नहीं कराया जाए तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति का कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू होता है। उनकी यादाश्त, उनका अटेंशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। साथ ही बहुत सारे मरीजों में बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण उनके परिवार वाले बहुत प्रभावित होता है। उनके सामाजिक जीवन खराब होने लगता है, उनकी कार्य क्षमता खराब होने लगती है। इस कारण से इसका इलाज सही समय पर कराना जरूरी होता है। इसके साथ अगर बाइपोलर डिसऑर्डर को सही समय पर नहीं पहचाना जाए तो उससे एक और प्रॉब्लम होता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेसिव एपिसोड है और डिप्रेशन के लिए उनको एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति डिप्रेशन से तो ठीक हो जाए लेकिन बाद में वो मेनिया में चला जाए। तो इसलिए बाइपोलर डिसऑर्डर का सही डायग्नोसिस करना, समय पर डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर के 2 इलाज होते हैं। एक होता है एक्यूट ट्रीटमेंट और दूसरा होता है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। एक्यूट ट्रीटमेंट मतलब अगर जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है, मेनिया है, तो उस समय पे व्यक्ति को मेडिसिन दिया जाता है ताकि वो जो एपिसोड्स हैं वो ठीक हो जाए और व्यक्ति वापस नॉर्मल मूड स्टेट में आ जाए। लेकिन एक बार व्यक्ति नॉर्मल मूड स्टेट में आ जाए तब भी मेडिसिन लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि व्यक्ति को बार बार मेनिया या डिप्रेशन की बीमारी नहीं हो। तो एक इलाज होता है जो एक्यूट डिस्टर्बेंस होता है, जो प्रॉब्लम होता है, उनको सॉल्व करने के लिए। दूसरा इलाज होता है ताकि एक प्रिवेंशन के लिए, ताकि बार बार ये परेशानी नहीं हो। तो इलाज का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है साइको एजुकेशन, यानी बीमारी के बारे में समझना। अगर बाइपोलर डिसऑर्डर को हम सही तरीके से समझ पाएँ, इस बीमारी के बारे में जान पाएँ, तभी हम इसका अच्छा इलाज करा पाएंगे। इलाज का दूसरा अच्छा कंपोनेंट होता है मेडिकेशंस, यानी दवाइयाँ। और तीसरा कंपोनेंट होता है साइकोथेरेपी, जिसके अंदर इंटरपर्सनल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और सोशल रिदम थेरेपी आता है।
बहुत सारे मरीज़ ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है तो मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। देखिए, जो सबसे पहला चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अपने को बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। आप बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में समझ सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, आप अपने साइकियाट्रिस्ट से परामर्श कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रेगुलर मेडिसिन लेना है, अपने साइकियाट्रिस्ट से रेगुलर कंसल्ट करना है, आपको लाइफ में स्ट्रेस कम लेना है, नींद सही समय पर लेना है, और अगर कोई परेशानी हो तो उसको अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा आपको नशे से दूर रहना है। शराब, अफीम, गांजा, कोई भी नशा आप करते हो, इससे बाइपोलर डिसऑर्डर का जो आउटकम है वो ख़राब हो जाता है और फिर इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे मरीजों को ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से दवाई चल रहा है, उनको दवाई बंद करने का मन करता है। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि दवाई एक तो महंगी होती है, दूसरी दवाइयों से कुछ मामूली साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दवाई नहीं लेना है, दवाई बंद करना है। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि कभी भी बिना एक साइकियाट्रिस्ट के परामर्श के दवाई बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपके जो इलाज चल रहा है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो आपको शायद ज़्यादा दवाई चल रहा है या फिर कम दवाई चल रहा है, तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर फिर भी आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उनसे डिस्कस करके एक दूसरे साइकियाट्रिस्ट से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन इलाज बंद करवाना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। इसके अलावा आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के अर्ली सिम्टम्स को पहचानना है, जैसे कि नींद में दिक्कत आना एक शुरुआत का लक्षण होता है। तो इन शुरुआत के लक्षणों को पहचानना है ताकि अगर आपको वापस से एक एपिसोड शुरू होने वाला है तो आप तुरंत ही अपने साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं और इसका इलाज करवा सकते हैं। अगर किसी के परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उनको क्या करना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने की प्रयास करनी चाहिए। आपको इसके शुरुआत के लक्षणों को जानना है। आपको अपने परिवार में जिसको भी बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको एनकरेज करना है कि वो लगातार ट्रीटमेंट ले, लगातार साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है वो भी बहुत सारे तनाव में आ जाते हैं, डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो अपना सेहत का ध्यान रखें, रिलैक्सेशन करें। और क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रख पाएंगे तभी आप मरीज़ का ध्यान रख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको या आपके परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपको तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट का परामर्श लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और आगे जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और वीडियोज़ बनाएंगे तो ये वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।